ओके, ठीक है। अच्छा चलिए, अब सबसे पहले एक आपको टिप दे रहा हूँ कि जैसे आप देखो कल हमने डायग्स बनाए थे, ठीक है? अब अगर सपोज आपके पास टैक्स बहुत ज़्यादा है, तो वो आप इस टेबल में ढूँढोगे, राइट? और हो सकता है अभी कल आप किसी और टेबल के अंदर भी टैक्स बना लो। तो आइडिया ये है कि टैक्स को अलग रखा जाए, टेबल्स के साथ मिक्स ना किया जाए, वो ढूँढने में टाइम लगेगा, ठीक है? तो हम लोग एक ब्लैंक टेबल भी बना सकते हैं, जैसे आपका सेल्स डेटा है, आप क्या करोगे मैंने आपको ये बताया नहीं अभी तक। एंटर डेटा पे आप जाओ, यहाँ पे एंटर डेटा, ये ऑप्शन आपने देखी भी होगी। एंटर डेटा हम यूज़ करते हैं कभी आपको कोई डमी डेटा वगैरह यूज़ करना हो, जैसे इसमें आप खुद का टेबल बना सकते हो। टेबल का नाम दे दो, मैं दे देता हूँ टैक्स वन। जो कल हमने बनाए थे टैक्स, वो मैं इस टेबल में मूव कर दूंगा और आज एक और बनाएंगे टैक्स टू, तो इससे ना आपको फायदा मिलेगा, ठीक है? और अंडरस्कोर मैं क्यों लगा रहा हूँ अभी बताता हूँ, आप नहीं लगाओगे चलेगा। कॉलम, अब क्योंकि हमें कोई डेटा तो फीड नहीं करना है, तो सिंपल बस टेबल का नाम दिया और इसको लोड कर देते हैं, ब्लैंक टेबल बन के आ जाएगा आपके पास, ठीक है? ये देखिए, ठीक है, एक ही कॉलम है इसमें, क्योंकि टेबल है तो एक कॉलम तो चाहिए चाहिए। और अब जो भी आपके डेक्स हैं उनको हम इसमें मूव कर देते हैं, ठीक है? डेक्स अलग रखेंगे। अंडरस्कोर देने का पर्पस ये था कि अंडरस्कोर जब आप दोगे ना तो वो टेबल ऊपर चला जाता है टॉप पे सबसे, ठीक है? तो डेक्स को सिलेक्ट कीजिए, होम टेबल क्या है, सेल्स डेटा, आप इसको बोलो होम टेबल होगा डेक्स वन, तो इससे आपको भी इजी होगा जब आप काम कर रहे हो तब भी, और जब इस फाइल को रिवाइज कर रहे हो तब भी। तो मैं ये सारे के सारे डैक्स वन बाय वन सिलेक्ट कर रहा हूँ और डैक्स वन में मूव कर रहा हूँ, ठीक है? ये हमने कल किए थे, करेक्ट? सो इनको डेटा के साथ मिक्स ना करो आप, अलग से रख लो। नाम आप कुछ भी दे सकते हो टेबल का, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने डैक्स वन इसलिए रखा है बिकॉज डे वन डैक्स डैक्स वन हो गया, डैक्स टू हो गया, इस तरह से आपको आसानी होगी। ये तो आपका फील्ड है ओरिजिनल, और ये हाँ डैक्स वन, और इसको भी मूव कर देते हैं, ठीक है? अब एक और टेबल बनाते हैं आज के लिए, एंटर डेटा। बाई चांस आपको यहाँ कुछ ऐड करना हो तो आप कर सकते हो, अगर कोई डमी टेबल बनाना हो, जैसे प्रैक्टिस के लिए आपको, जैसे कॉलम का नाम दे दीजिए, डबल क्लिक कीजिए, कॉलम का नाम दे दो, फिर यहाँ पे डबल क्लिक करके कुछ भी आप लिख सकते हो। ये देखिए, ये रोज है, अगर आपको कॉलम ऐड करना है कॉलम ऐड कर लीजिए, कॉलम का नाम दे दीजिए जो भी आपको देना है, समझ रहे हो? तो प्रॉपर एक टेबल बन जाएगा, ठीक है? तो फिलहाल मैं इसे कैंसिल करता हूँ, मैं यहाँ से डिलीट ही कर देता हूँ। डिलीट प्रेस कीजिए, यहाँ सिलेक्ट करके जैसे एक्सेल में करते हैं, दैट्स इट, अंडरस्कोर टेक्स्ट, ये लीजिए टेक्स्ट टू भी आ गया। तो आज के फॉर्मूलेस इसमें बनाएंगे हम, ठीक है? अच्छा, अब जब बाकी कॉलम्स आ गए तो आप कॉलम वन डिलीट कर दो, उसकी जरूरत नहीं है ना आपको। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं, और क्या टैक्स फंक्शंस हैं बेसिक्स जो हमने शुरू किए हैं अभी। न्यू चैट,
ओके, सो ये कल मैंने आपको बता ही दिया है किस तरह से आप डैक्स जो है अपना सब्ट्रैक्ट, एडिशन, जो भी आपको करना आप कर सकते हो, ठीक है ना। कल हमने सम कर लिया था, एवरेज कर लिया था। आप काउंट भी वैसे ही कर सकते हो, डिस्टेंट काउंट, मिन मैक्स। डिस्टेंट काउंट क्या है? आप डिस्टेंट काउंट भी आपको पता है वैसे। जैसे सपोज टेबल आप देखो, आपके पास बहुत सारे आई थिंक यहाँ पे प्रोडक्ट्स होंगे, राइट। इसको टेबल में एक बार डालें जरा, ये देखिए, राइट। तो ये सारे आपके प्रोडक्ट्स हैं। अब अगर आपको ये प्रोडक्ट्स देखना हो कि टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं, तो काउंट लगा लो, न्यू मेजर, इसको सिलेक्ट करते हैं। अब न्यू मेजर में जाते हैं तो क्या होगा, डैक्स इसके अंदर बनेगा। नहीं तो फिर आपको बाद में मूव करना पड़ेगा, बिकॉज जब आप डैक्स बनाओगे तो जिस टेबल को सिलेक्ट किया होगा आपने उसी पे बन जाएगा, ठीक है। न्यू मेजर, सबसे पहले काउंट, काउंट करेंगे प्रोडक्ट, सेल्स डेटा, और यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्ट काउंट, ठीक है। प्रोडक्ट काउंट, क्लिक ओके। प्रोडक्ट काउंट तैयार हो गया आपका। इसको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, कार्ड बनाते हैं इसका। 9000 प्रोडक्ट है आपके पास, ठीक है ना, 9000। ओके, अब यूनिक देखना हो, अगेन आप यहाँ से भी बना सकते हो, यहाँ जाइए न्यू मेजर। तो हमारे पास डिस्टेंट काउंट भी है, जैसे एक्सेल में है हमारे पास डिस्टेंट काउंट फंक्शन, नए वाले एक्सेल्स में जो आ रहा है यूनिक काउंट, आई थिंक यूनिक से नाम से, डिस्टेंट काउंट, अगेन प्रोडक्ट। अब कितने यूनिक प्रोडक्ट्स हैं वो मिल जाएंगे आपको। क्लिक ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, कार्ड में कन्वर्ट, देखिए 16 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो 16 आपके पास प्रोडक्ट हैं जो एक्चुअल में 9000 टाइम्स पूरे 5 सालों में सेल हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जब आप रिपोर्ट बनाओगे तो आप वेरीफाई भी करोगे ना कि चीजें सही आ रही कि नहीं। अब इसके लिए हम एक्सेल में थोड़ी जाएंगे, एक्सेल से डेटा आ गया बस, ठीक है। और हो सकता है डेटा आपका एक्सेल में ना हो, टेक्स्ट फाइल में हो, तो फिर आप टेक्स्ट फाइल में तो कुछ भी नहीं चेक कर पाओगे, टेक्स्ट फाइल का डेटा बिल्कुल रॉ डेटा होता है। तो आपको कोई सिस्टम चाहिए। अब यहाँ पे भी आप नहीं पता कर पाओगे, देखो आप कैसे चेक करोगे कि ये प्रोडक्ट जो है, ये वाला, ये लिखा हुआ आ रहा है डिस्टिंक्ट वैल्यू 16 डिस्टिंक्ट, तो ठीक है, पता लग गया, सही आ रहा है आंसर। बट बाई चांस हर चीज वहां पे नहीं आएगी, ये तो दे दिया उसने, ठीक है ना। तो आपको टेबल बड़ा हेल्प करेंगे जब भी डेटा क्रॉस चेक करना हो आपका। कल भी जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे अब आप देखिए, ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये तो उसने आपको प्रोडक्ट्स बना के दे दिए, इसमें कोई प्रोडक्ट रिपीट नहीं होगा ऑब्वियसली। अब मुझे इन प्रोडक्ट्स का यूनिक काउंट देखना है 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो मैं यूनिक काउंट कैसे देखूंगा? अगर मैं प्रोडक्ट में गया और मैंने कहा भाई काउंट दे दो डिस्टिंक्ट, देखो आपको पता लग गया, ठीक है ना। अगर आप कहो कि इसको समराइज मत करो, तो वापस आपको वही डेटा दोबारा मिल जाएगा, ठीक है। तो 16 काउंट आपको पता लग गया। अगर आपको कोई ये कहता है या आपको रिपोर्ट बनाना है और आपको इनका काउंट शो करना है प्रोडक्ट के आगे, तो क्या करोगे? तो प्रोडक्ट को दोबारा यहाँ डाल देंगे और बोलेंगे इस प्रोडक्ट का मुझे काउंट दे दो, ये काउंट, ये या ये जो भी आपको देना है ये दे देते हैं। ये देखो आ गया ना 8640, ये राउंड हो रखा है, आप सबको पता है, ठीक है। सब सब प्रोडक्ट्स के काउंट आते हैं।
तो हो सकता है आपको रिपोर्ट में बनाना पड़ जाए, तो आप बना सकते हो। ठीक है, अब इसी प्रोडक्ट को अगर मैं यहाँ फिर से डाल दूं और मैं कहूँ मुझे इसका यूनिक काउंट भी दे दो, तो अब यूनिक भी ले लो, मिल जाना चाहिए आपको। ये देखिए, अब यूनिक तो आपको पता है, यूनिक का मतलब वो चेयर को 549 टाइम्स अगर आ रहा है तो यूनिक को एक ही बार शो करेगा वो। लेकिन मुझे यहाँ नहीं देखना है, मुझे यहाँ देखना था, मतलब मैं क्रॉस चेक करना चाहता था ये नंबर सही आ रहे हैं कि नहीं। तो ये सब आपको आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है डेटा टेक्स्ट फाइल में पड़ा हो सकता है डेटा एसक्यूएल सर्वर से आ रहा हो, आपको नहीं पता ना। तो टेबल्स जो होते हैं वो सिर्फ डैशबोर्ड में यूज नहीं होते, वो डेटा वैलिडेट भी आप कर सकते हो कि भाई सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो डिस्टेंट काउंट इस तरह से आप लगा सकते हो। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आ, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आपको देखना हो कि किस रीजन में या किस रीजन में या कुछ भी किस सेल्स पर्सन ने कितने प्रोडक्ट आपके सेल किए हैं, तो ये जो अपने टैक्स बनाए हैं ये हम यूज कर सकते हैं। जैसे आप सपोज एक लाइन ग्राफ ले लेते हैं, लाइन ग्राफ में मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास टोटल 16 यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, मतलब मेरी हमारी कंपनी 16 प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है ना। अब उनको चाहे वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितनी भी सेल कर रही है वो कर रही है। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि मेरे जरा सेल्स के फील्ड के बंदे जो हैं वो कर क्या रहे हैं जरा एक बार देख लेते हैं। तो ये जो हमने डैक्स बनाया यूनिक प्रोडक्ट, आप इसको यहाँ डाल दो, ये देखिए। ठीक है, अगेन इसका मतलब ये लाइन स्टेट आ रही है, इसका मतलब बेसिकली सभी के सभी ने सारे के सारे प्रोडक्ट बेचे हैं। मतलब बाई चांस इमेजिन करो यहाँ पे एक बंदा है अमन, उसने सिर्फ 10 ही प्रोडक्ट बेचे हैं, तो ये हमारे लिए एक एनालिसिस हो सकता है कि भाई 6 प्रोडक्ट इसने क्यों नहीं बेचे, ऐसा क्या हो गया। क्या ये बंदा उन प्रोडक्ट्स पे काम नहीं कर रहा है, या इसको नॉलेज नहीं है, या फिर ये नया आया है, या फिर ये जिस रीजन में काम कर रहा है ऐसा तो नहीं वहां पे हमारे प्रोडक्ट जा ही ना रहे हो जो बाकी हैं। समझ रहे हो। तो रिपोर्ट किसी भी लेवल की आपको बनानी है, आप बना सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सम आपने कल कर लिया था। फिल्टर कंटेक्स्ट देखिए वर्ड यूज हो रहा है ना। ये देखिए, ये उसने कल मैंने आपको ये समझा दिया था। अब आपको ये रीड करोगे तो समझ आएगा, वैसे नहीं आता। सपोज यू क्रिएट दिस डैक्स, एक डैक्स बनाया सम। इफ अ यूजर सिलेक्ट्स टू 2025 रीजन नॉर्थ, तो क्या होगा, then DAX automatically recalculates only for those filtered rows. This is called filter context. ठीक है, तो फिल्टर कंटेक्स्ट हमेशा पावर बीआई देखेगा। ठीक है ना, जैसे कल जैसे हमने ये बनाया था ग्राफ, आपको याद होगा लाइन चार्ट हमने बनाया था, या फिर मैं वही ले लेता हूँ कल जो हमने बनाया था। जैसे ये आपने बनाया था, ठीक है ना, ये वाला कॉपी किया मैंने इसको, ये चार्ट बनाया था कल आपने, करेक्ट। इसमें ईयर है, अगर ईयर के अलावा और भी कुछ हमने इसमें ऐड कर दिया तो वो भी फिल्टर कंटेक्स्ट में ही जाएगा। समझे, जैसे ये ईयर है देखिए, अब ईयर में आपने ईयर के बाद फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि डेट हिरारकी चाहिए, डेट हिरारकी में है लेकिन वो हमने रिमूव कर दिए थे, तो आप यहाँ से ले लीजिए, क्योंकि वो एक बार रिमूव हो गए ना वो दिखेंगे नहीं। जैसे मैंने बोला ईयर के बाद क्वार्टरली भी देखना है, ठीक है, यहाँ पे आप डाल दीजिए ये, और इसको ड्रिल ऑन कर दीजिए, याद है आपको ये ऑप्शन, राइट। अब देखो, जैसे अब 2020 में मैं गया, ये देखिए 2020 में जो मेरे क्वार्टरली जो मेरे पास डेटा है वो आपको दिख जाएगा, जैन अप्रैल जुलाई अक्टूबर। समझ रहे हो, जैन 2020 से लेके मार्च क्या आपका क्वार्टरली परफॉर्मेंस था, ये डैक्स दे रहा है आपको। ठीक है, अब फिल्टर कंटेक्स्ट चेंज हो गया, अप्रैल में क्या था, जुलाई में क्या था, ये पूरे Q1 Q2 Q3 Q4 का परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो मेरा मतलब ये है कि जित
डैक्स जब आप बनाओगे तो उस हिसाब से कैलकुलेट होगा कि उसमें है क्या। ओके, डैक्स इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सेल, मैंने कल ही आपको बताया था क्या डिफरेंस है। एक्सेल फॉर्मूला वर्क्स सेल बाय सेल, डैक्स इट वर्क्स ऑन टेबल फिल्टर कंटेक्स्ट। ठीक है ना, आपके लिए नोट्स यहाँ पे मैं रख देता हूँ, बिकॉज वैसे तो आप चैट जीपीटी से नोट्स ले ही सकते हो, बट जब आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हो तो साइड बाय साइड यू कैन स्टडी। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मुलेज टेबल्स और फिल्टर्स कंटेक्स्ट पे चलते हैं, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये एक्सेल से बिल्कुल हटके है, लेकिन लॉजिक्स वैसे ही हैं, ध्यान से अगर देखा जाए दिमाग वैसा ही है। ठीक है, ओके, सो आगे अब देखें जरा और क्या है। कल आपने डिवाइड भी कर लिया था, मैंने आपको बताया था डिवाइड बहुत इजी है, वही डिवाइड है जैसे एक्सेल में होता है। ठीक है, ओके, 70% is your understanding context, 20% practice, 10% syntax। डैक्स को समझने के लिए कंसेप्ट समझना बड़ा जरूरी है, मैंने कल भी आपको बोला था कि अगर आप नहीं समझे तो आप रह जाओगे। बहुत स्टूडेंट्स जो हैं वो डैक्स में मार खाते हैं, उनको पता नहीं लगता है एक्चुअल में कि डैक, क्योंकि चीज दिख नहीं रही होती है ना, सब कुछ आपको, आप टेबल आप लिख रहे हो, टेबल पे आप जा नहीं रहे हो, इक्वल्स टू सेल लिंक नहीं कर सकते, तो बहुत डिफिकल्ट सा एक प्रोसेस होता है। तो फिल्टर कंटेक्स्ट जिस बंदे को समझ आ गया उसको ये 70% मिल जाता है, बाकी तो प्रैक्टिस से हो जाता है आपका, समझे आप। अंडरस्टैंडिंग हाउ फिल्टर अफेक्ट कैलकुलेशन, देखो बात वही बोल रहा है वो जो मैं आपको बोलता था। ठीक है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा अब देखिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम करेंगे, कैलकुलेट फंक्शन आज मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज ये तो आपने बेसिक फंक्शन किए हैं, अभी असली फंक्शन अभी आना बाकी है। और एक और चीज है जो पावर बीआई में हमेशा आपको ध्यान रखनी है, मैं बार बार डैक्स मेजर बोल रहा हूँ, डैक्स कैलकुलेटेड कॉलम भी होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डेलिकेट कंसेप्ट है। डैक्स दो तरह के होते हैं, समझे आप। डैक्स होते हैं मेजर्स, मेजर्स तो आप बना ही रहे हो, ये सारे मेजर्स हैं, ठीक है, जो आप यहाँ कैनवस पे बना रहे हो। एक और चीज है डैक्स जो हमें देता है, वो क्या है, कैलकुलेटेड कॉलम्स, वो क्या है और दोनों का डिफरेंस क्या है वो भी देखेंगे। ठीक है, ओके, लेट अस स्टार्ट। देखो, इससे पहले वो अपना जो भी है डेटा दे, आपने ये जितने भी डेक्स बनाए हैं, अगर आपने घर पे जाके इनको रीड किया हो, एक चीज नोट किया आपने, आपके डेटा में ये डेक्स नहीं मिलेंगे आपको, ये है ना आपका डेटा, क्या यहाँ पे कोई कॉलम क्रिएट हुआ है, ये सारे कॉलम्स ये कहाँ है फिर, यही समझना आ जाए, ये तो नहीं है यहाँ पे, कहीं भी क्रिएट नहीं है। मेजर जो भी आपके आप क्रिएट करते हो वो कभी टेबल के अंदर क्रिएट नहीं होते। ठीक है, आप हो सकता है आप बोलोगे सर आपने मूव कर दिए यहाँ पे, मूव से कोई लेना देना नहीं है। ये जैसे आपका डैक्स वन, ये जो डैक्स वन है ये देखिए, अब डैक्स वन मैंने सिलेक्ट किया है, आपको दिख रहा है कुछ यहाँ, नहीं दिखेगा, तो ये कहाँ है, ये सारे ऑन द फ्लाई कैलकुलेट होते हैं। ऑन द फ्लाई एसक्यूएल सर्वर में मेरे आपने मेरे से बहुत बार वर्ड भी सुना होगा, और मैंने आपको बोला था बीआई में भी आपको मैं ये टर्म बताता रहूंगा, ऑन द फ्लाई। ऑन द फ्लाई का मतलब ये होता है जब आप एवरेज डेक्स निकाल रहे हो, ये जब आपने इसको क्रिएट किया और बोला कमिट, ये उसी टाइम ऑन द फ्लाई मतलब मेमोरी में ही कैलकुलेट हो जाएगा, मेमोरी में ही कैलकुलेट होगा, ये जगह नहीं लेगा आपकी सिस्टम पे, ये रिसोर्स बचाता है आपके, स्पेस नहीं लेता है, क्योंकि जो रियल डेटा है वो हमेशा हमें कॉस्ट करता है कि नहीं। कि हार्ड डिस्क 500 GB, 1 TB, 2 TB, आपने देखा होगा जब लैपटॉप आप लेते हो प्राइस कैसे 6-6, 10-10 हज़ार रुपया बढ़ जाता है, क्यों बढ़ता है भाई, ऑब्वियसली 1 TB में आप ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हो, तो उसका आपसे पैसा आपको ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है ना, अभी आप लोग जैसे मैंने शुरू में भी आपको एक बार बताया था कि जैसे अभी एआई हमारा चल रहा है, तो
मार्केट में एआई से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं, वो अपना डेटा कहाँ सेव कर रही होंगी? उनके लिए वो डेटा वेयर हाउस बन रहे हैं, ठीक है, सर्वर, वो जो जगह मतलब लोकेशन खरीद रहे हैं, वो इंडिया में भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अब ये हब्स बना रही हैं जहाँ पे डेटा स्टोर किया जा सके, क्योंकि डेटा आपका कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना। तो वो इतना सारा महंगा काम है, वो उसे क्या कहते हैं, अपना उसका कॉस्ट उसको मेंटेन करना, वहाँ पर मेक श्योर करना कि आपके सिस्टम वहाँ पे हीट अप ना हो, उनकी कूलिंग करना, लोग वहाँ बैठ रहे हैं, सारा काम हो रहा है, समझ रहे हो आप? बिकॉज ये सारा जो हम एआई यूज कर रहे हैं, ये डेटा कहीं ना कहीं तो जा रहा है ना, सेव तो हो रहा है ना आपका, ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि डेटा जो है वो हमें कॉस्ट करता है, ठीक है। अब आप सारा काम अपना अगर मेजर के थ्रू चला रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो मैंने क्या किया, मैंने एवरेज निकाल ली, समझे आप? मैंने एवरेज निकाल ली और ये सब ऑन द फ्लाई हो गया। जिस टाइम मैंने इसको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इसने हवा में ही सब रिकैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट कर लिया और आपको दे दिया। ये फील्ड एक्चुअल में कहीं है थोड़ी, जब तक आप रिफ्रेश नहीं करोगे ये दोबारा से रिकैलकुलेट नहीं होगी। मतलब आपका जो सेल्स डेटा है वो तो वैसा ही रहा, आपका डेटा का साइज तो बढ़ा ही नहीं, राइट? अगर सपोज ये फॉर्मूला या कुछ भी, आप सेल्स डेटा में गए, मैंने आपको ये बोला कि आप मेरे को ये बताओ कि प्रॉफिट या क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी कितनी है? आपने कहा मैं एक नया कॉलम बना रहा हूं, देखो न्यू, ये कैलकुलेटेड कॉलम हम सीख रहे हैं, न्यू कॉलम, मेजर नहीं, मेजर यहाँ नहीं बनते, मेजर बनते हैं कैनवस में, वो रिपोर्ट में। न्यू कॉलम, मुझे एक कॉलम बनाना है, ठीक है, देखो न्यू कॉलम, ये नई चीज है आज हमारे लिए। आपने कहा ये कॉलम बनाना है, ये कॉलम यहाँ बन रहा है, मेन सोर्स एक्सेल में ये नहीं होगा, हम यहीं बना रहे हैं इसको। आपने बोला कॉलम है सम ऑफ क्वांटिटी, ठीक है ना? सेम फॉर्मूला लगा लिया, नाम दे दो इसको आप कुछ भी, टोटल क्वांटिटी, 1 मिनट के लिए मैं दे देता हूँ। अब देखो क्या हुआ, वो एक ही आंसर आपको दे देगा हर जगह। देखो टोटल क्वांटिटी उसने आपको ऐड करके दे दी, है ना? टोटल क्वांटिटी आपको आ गई। अब ये क्वांटिटी मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ, इधर ये रहा, देखिए ये, इसका साइन अलग होता है, देखो कैलकुलेटेड कॉलम कहते हैं उसे। आप इसको यहाँ डाल दो और आप बोलो कार्ड, ये देखो ये नंबर है। उसने क्या किया, उसने इन सबको प्लस कर दिया होगा, ठीक है? ये गलत कैलकुलेशन है, समझे आप? क्योंकि जब आप कोई भी टैक्स इसमें डालते हो वो सम कर देता है। अब भाई अगर देखा जाए तो 879323 ऑलरेडी सम है, बिकॉज एक ये पूरी क्वांटिटी का सम जो है 97323 है, बट क्योंकि आपने यहाँ कैलकुलेटेड कॉलम बनाया है, तो अब जब आप बोलोगे क्वांटिटी को ऐड करना है, ये सबको ऐड कर देगा, तो वो नंबर गलत है ये, ठीक है? बट एनीवेज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये आपका रिसोर्स खा रहा है अब, ये यहाँ पड़ा हुआ है, आपका डेटा साइज बढ़ गया होगा, इसकी जरूरत नहीं थी हमें। क्यों नहीं थी? क्योंकि अगर मुझे क्वांटिटी निकालना है तो मैं सिंपल मेजर से निकाल सकता हूँ, मुझे कैलकुलेटेड कॉलम की जरूरत नहीं है। आप सीधा मेजर में जाओगे और आप बोलोगे कि मुझे क्वांटिटी चाहिए, ये लीजिए टोटल क्वांटिटी, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, ना कोई इसने आपके डेटा में कोई कॉलम ऐड किया, ना कोई जगह ली, ये आ गया टोटल क्वांटिटी। ये देखो अब आया ना सही आंसर, समझे आप? तो ये आंसर भी गलत आ रहा है, और दूसरी बात, ये जो टोटल क्वांटिटी आपको दिखेगा नहीं यहाँ, ये कैलकुलेटेड कॉलम है, हमारा मेजर का है, मेजर तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ, ये वाला मेजर टोटल अंडरस्कोर क्वांटिटी, समझे आप? इसका मतलब आपने
रिजल्ट भी निकाल दिया और आपका डेटा साइज भी नहीं बढ़ा। कितनी बड़ी बात है। रिफ्रेश होने में टाइम कम लगेगा। जितना डेटा छोटा होगा उतना ज्यादा रिपोर्ट फास्ट रहेगी ना। ठीक है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कभी भी आप कॉलम नहीं बना सकते। एक्स्ट्रा कैलकुलेटेड कॉलम्स हम नहीं बना सकते। वो आप बना सकते हो, लेकिन उसका पर्पस होना चाहिए। जो चीज आप मेजर से बना सकते हो गाइस, वो आप कैलकुलेटेड कॉलम से ना बनाएं। ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में भी आएगा कि आप कैसे श्योर करोगे, इंश्योर करोगे कि पावर बीआई में रिपोर्ट्स की रिफ्रेश स्पीड जो है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी रहे। ठीक है। क्योंकि अभी तो छोटा सा डेटा है। डेटा जब बहुत ज्यादा हो जाएगा और एक टेबल है, 10 टेबल होंगे, तो जब भी आप स्लाइसर पे क्लिक करोगे वो रिफ्रेश होने में टाइम लेगा। समझे आप। उस टाइम आपको ये चीजें फील होंगी। तो आप उनको यही बोलोगे कि जो चीज मेजर से हो सकती है वो हम कैलकुलेटेड कॉलम से नहीं बनाएंगे। क्योंकि कैलकुलेटेड कॉलम से प्रॉब्लम ये आएगी कि वो डेटा साइज आपका बढ़ेगा। अगर डेटा बढ़ेगा तो जब सिस्टम रिसोर्सेस यूज होंगे बैकग्राउंड में, ऑब्वियसली वो डेटा पूरा फाइल रीड करेगा आपका। राइट। अब एक कॉलम बना, ऐसे मैं 10 कॉलम और बना दूं, आप इमेजिन करो डेटा साइज कितना बढ़ जाएगा। जबकि वो 10 के 10 हम यहाँ मेजर से इजिली काम चला के अपना कर सकते हैं। तो मेजर जो होते हैं ऑन द फ्लाई बनते हैं, डैक्स मेजर्स। और जो कैलकुलेटेड कॉलम है डैक्स के, वो एक प्रॉपर, जैसे एक्सेल में आप कॉलम्स बनाते हो वैसे बनते हैं। ठीक है। मेजर वर्सेस कैलकुलेटेड कॉलम। अब देखो क्या बोल रहा है। इफ दिस कंसेप्ट बिकम्स crystal clear, your DAX journey becomes much easier। समझे। ये कंसेप्ट ही ऐसे हैं कि ये नए नए कंसेप्ट हैं, इसमें देयर विल ऑलवेज बी अ प्रॉब्लम अगर आपको समझ नहीं आए। सो ये देखिए, देर आर 3 कैलकुलेशन टाइप्स। कैलकुलेटेड कॉलम कहाँ क्रिएट होता है? टेबल में, ऑब्वियसली। स्टोर होता है वहां पे, यस। डायनेमिक होगा? नो। क्योंकि एक बार देखो, अब वो डायनेमिक का मतलब क्या है? स्टोर तो आपको समझ आ गया होगा ना। ये डायनेमिक नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। राइट। ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन डैक्स क्या है? डैक्स बहुत स्मार्ट है। डैक्स मेजर मेरा मतलब है तो दोनों ही डैक्स। अगर मैं इस क्वांटिटी को, जैसे हमने क्वांटिटी बनाई है, अगर मैं कहता हूं कि भाई आपको जोन वाइज देखना है मुझे, राइट, तो आप जोन उठा लो यहां से। और ये जो क्वांटिटी है, पहले तो मैं इसको मूव कर देता हूँ डैक्स 2 में। और अब हम इनको यहाँ डाल, ये देखिए हो गया ना, क्वांटिटी फिल्टर कंटेक्स्ट लग गया। राइट। यही ग्राफ अगर आपको किसी और फॉर्म में चाहिए, जैसे क्लस्टर बार में चाहिए, और आप कहते हो मुझे प्रोडक्ट वाइज भी देखना है, ये, तो वो प्रोडक्ट वाइज बन जाएगा। इसलिए वो बोल रहा है कि मेजर बड़े डायनेमिक होते हैं, क्योंकि उनमें फिल्टर कंटेक्स्ट वेयर क्लॉज अपने आप लग जाता है। समझे आप। देखो ना, आपका सेम टैक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब यहाँ पे उसने रीजन वाइज दे दिया और यहाँ पे उसने प्रोडक्ट वाइज दे दिया, वो वेयर लगा दिया ना उसने। इसका मतलब ये है। ठीक है। कैलकुलेटेड कॉलम डायनेमिक नहीं है। मेजर्स क्रिएटेड इन मॉडल, ये, इसको, दिस इज ऑल मॉडल, राइट, जो आप बना रहे हो डेटा मॉडलिंग, मतलब वो वैसे नहीं दिखेंगे आपको, ये देखिए। ठीक है ना, यहाँ पे। तो ये करेंगे हम, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। डेटा मॉडलिंग मैंने आपको उस दिन भी बताया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोर होते हैं कहीं? नहीं, स्टोर नहीं होते कहीं वो। आपने ये भी देख लिया, आप उन्हें ढूंढ नहीं सकते। डायनेमिक मैंने बता दिया आपको। समझे। कैलकुलेटेड टेबल ये फिलहाल भूल, अब आप भूल जाओ। कैलकुलेटेड टेबल
हम सिर्फ कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर्स की बात कर रहे हैं, है दोनों ही डैक्स, याद रखिएगा मेरी बात। ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ नोट करो, उसने सिर्फ मेजर रखा हुआ है नाम, और उसने यहाँ पे कैलकुलेटेड कॉलम दिया हुआ है। ठीक है ना, मतलब दे आर पार्ट ऑफ डैक्स। ठीक है, तो ये हमें, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है, चलो अभी देखते हैं हम आगे चैट जीपीटी और हमें क्या बता रहा है। ठीक है, देखो, कैलकुलेटेड कॉलम, व्हाट हैपेंस, पावर बीआई कैलकुलेट्स रो बाय रो, ये एक्सेल जैसे ही है, एंड स्टोर्स द रिजल्ट फिजिकली इन मेमोरी। करेक्ट, जैसे अब कुछ लॉजिकली बात करते हैं। मैंने आपको बोला, क्वेश्चन ध्यान से समझो आप, मैंने आपको बोला कि इस सेल्स पर्सन ने मॉनिटर प्रोडक्ट को कितनी बार बेचा, 2 बार, 2 मॉनिटर बेचे हैं किसी डेट को, किसी ईयर में। करेक्ट, अब टोटल प्राइस कितना था, ये था फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये प्राइस था। एक क्वांटिटी का प्राइस ये होगा तो 2 का कितना होगा, ये उसने ऑलरेडी निकाला, 2 × 4,306, ये वो यही कर रहा है। समझ गया। अब सपोज मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप मुझे बताओ कि प्रॉफिट माइनस से, लेट्स से हमें ये कुछ कैलकुलेशन चाहिए। ठीक है, कुछ, या फिर एक काम करते हैं, सपोज आपको ये पता लगा, क्वेश्चन समझो, कि इनकी जो क्वांटिटीज जो ये हम सेल कर रहे हैं, ड्यू टू सम सिस्टम एरर, इन सब में एक एक क्वांटिटी कम रिकॉर्ड हुई है। मतलब एक्चुअल में इसने 2 नहीं, इसने 3 सेल किए थे, इसने 18 किए थे, इसने 8 किए थे, समझ रहे हो, या एक ज्यादा हो गया, सपोज कम कर देते हैं चलो। अब आपको न्यू क्वांटिटी बनानी है, आप क्या करोगे, न्यू क्वांटिटी बनानी है, आपको नया नंबर लेके आना है, राइट। तो नया नंबर के लिए अब आप मेजर में क्या कर सकते हो, मेजर में आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेजर तो वहां कैलकुलेशन देगा ना आपको, आपको अपने डेटा को सेट करना है। करेक्ट और नॉट, आपको यहाँ एक नई फील्ड बनानी है, बिकॉज जब एक नई फील्ड बनेगी क्वांटिटी की, फिर आप दोबारा से इसको इसको सब मल्टीप्लाई करोगे, और फिर आपको पता लगेगा नया सेल्स अमाउंट एक्चुअल में क्या है, बिकॉज ये तो गलत नंबर हो गया ना, राइट। तो इसके लिए हमें फिर एक कॉलम की जरूरत पड़ेगी जो हर रो पे जाए, और 2 - 1, 17 - 1, 7 - 1, 3 - 1 करके आपको एक नई क्वांटिटी दे दे। समझ रहे हो, तो कैलकुलेटेड कॉलम की जरूरत यहाँ पे पड़नी है आपको। तो आपने बोला न्यू कॉलम, कुछ और भी हो सकता है, कैलकुलेशन जैसे मर्जी हो सकती है। रिवाइज क्वांटिटी, आपने ये बना लिया, तो अब क्या करेंगे हम, क्वांटिटी, कहाँ है हमारी क्वांटिटी, ये माइनस, एंटर मारिए। अब ये ड्रैग रूम नहीं होता, ये अपने आप चले जाते हैं नीचे तक। देखिए आपके पास सही क्वांटिटी आ गई है। ठीक है, अब भाई जब सही क्वांटिटी आई तो आपने कहा रिवाइज सेल्स अमाउंट भी चाहिए, फिर आपने एक कॉलम बना लिया। बेशक बाद में आप इसको डिलीट कर दो, आई मीन इसको आप डिलीट कर दो, इसको आप डिलीट करोगे तो ये भी फिर प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो हम ये कर सकते हैं कि हम इनको यूज ही नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ इनको यूज करेंगे। ठीक है, या फिर हम पावर क्वेरी में जाके इनको वहां वहां जाके इनको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, एनीवेज पावर क्वेरी में अभी नहीं जाना है, मैं सिर्फ कैलकुलेटेड कॉलम की बात कर रहा हूँ। एक कॉलम और बनाएंगे। अब जो रिवाइज क्वांटिटी है, अगर एक सेल किया है बंदे ने, तो यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पता लग जाएगा उसने कितना बिजनेस किया है उस पर एक्चुअल में। ठीक है ना, सो न्यू, सॉरी, रिवाइज क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस। क्लियर है सबको, सिंपल न्यू सेल्स अमाउंट। एक्सेल में भी आप ऐसे ही करते हैं ना, कैलकुलेटेड कॉलम एक्सेल की तरह चलता है बिल्कुल, एक नया फील्ड क्रिएट हो जाएगा, देखिए। ठीक है, ये तो रो बाय रो उसने आपको सारे के सारे नंबर्स दे दिए। ये चीज मेजर में पॉसिबल नहीं हो पाती, बिकॉज मुझे यहाँ पे ये नंबर चाहिए, ये सबका नंबर देखना होगा ना, तो मेजर मेजर तो यहाँ पे आएगा ही नहीं कभी जब मेजर बनेगा। ठीक है,
तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे मेजर बनाना है या क्या करना है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि आप अब आप जब यहाँ पे रिपोर्ट पे काम कर रहे होंगे तो आप कहेंगे यार न्यू सेल्स अमाउंट भी आ रहा है और सेल्स अमाउंट भी आ रहा है, गलती से कहीं ये यूज ना हो जाए, तो आप इसको हाइड कर सकते हो। आप यहाँ पे जाइए और आप इसको बोलिए हाइड, ये यहाँ से हाइड हो जाएगा, दिखेगा नहीं फिर आप, ठीक है। और आपको देखना हो तो दोबारा से आप उसको देख सकते हो, पर मैं ये कर नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे, हम न्यू सेल्स अमाउंट और रिवाइज क्वांटिटी को यूज कर सकते हैं। इनके आइकन अलग होंगे क्योंकि इससे पता लग जाएगा आपको कि ये कैलकुलेटेड कॉलम्स है, ये नॉर्मल फील्ड्स नहीं है, ठीक है। लेकिन ये चलेंगी नॉर्मल फील्ड्स की तरह ही, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक, अब जैसे आप टेबल बनाओ, देखो आप टेबल में आप बोलो मुझे प्रोडक्ट का रिवाइज क्वांटिटी देखना है, ये देखिए आ गया, ठीक है ना, ये आ गया इस तरह से, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेटेड कॉलम्स जो होते हैं रो बाय रो चलते हैं, ठीक है, हर रो का ध्यान रखा जाता है। मेजर ऐसे नहीं चलता, मेजर पूरा कॉलम ले लेता है और उस पर कैलकुलेशन कर देता है, सम लगाओ आप एवरेज लगाओ, वो पूरा कॉलम लेता है, कॉलम मांगता है ना आपसे वो। ओके, सो ये जो बोल रहा है ना आपको, पावर बीआई कैलकुलेट रो बाय रो, इसका मतलब ये है, एंड स्टोर द रिजल्ट्स फिजिकली इन मेमोरी, क्योंकि मेमोरी में वो फिजिकली वो डेटा आ गया है, वो आपके हार्ड डिस्क में जाएगा जाएगा। अगर डेटा का साइज बढ़ गया तो सारी चीजें उसी हिसाब से कैलकुलेट होंगी, ठीक है ना। ये देखिए वो कह रहा है आपने एक कैलकुलेटेड कॉलम बनाया जिसमें आपने क्वांटिटी और प्राइस मल्टीप्लाई कर दिया, हमने भी यही किया ना। तो क्या हुआ, वो नया जो आपका हेडर है वो वहां पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटेड कॉलम कंज्यूम रैम, रिसोर्स यूज होगा ना आपका, रैम इज फॉर योर ऑल दैट कैलकुलेशन। रैम क्या करता है, जो आप सिस्टम पे लेते हो डेटा रीड करता है वो। मेरा बीआई ये जो मैं यूज कर रहा हूँ, मैं पहले जब बीआई यूज करता था मेरा रैम 8 GB होता था, उससे मुझे बड़ी प्रॉब्लम्स की, इतना स्लो था वो। मुझे लैपटॉप चेंज करना पड़ गया उसके लिए, मैंने 16 GB का रैम लिया फिर, समझे आप, क्योंकि मेरा साइमल्टेनियसली और भी काम हो रहा होता है, ठीक है। तो रैम बहुत पावरफुल है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है सिस्टम्स के लिए। तो ऑब्वियसली वो आपको यही बोल रहा है कि कैलकुलेटेड कॉलम रैम कंज्यूम करेंगे आपकी, डेटा जितना बड़ा डेटा होगा गाइस उतना ही टाइम लगेगा उसको रीड करने में, उसको समझने में, डेटा मॉडल साइज इंक्रीज हो जाएगा, बाकी ऑब्वियसली रिफ्रेश होगा तो जितना बड़ा डेटा होगा उतना टाइम लगेगा, समझ रहे हो ना। इसीलिए प्रेफरेंस ये रहती है कि अगर मेजर से काम हो रहा है तो कैलकुलेटेड कॉलम्स का यूज ना किया जाए, कैलकुलेटेड कॉलम्स तभी यूज किए जाए जब वो चाहिए, अदरवाइज हमें उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेजर्स फास्ट होते हैं, ठीक है। वो बता रहा है कि आपको कब करना चाहिए कैलकुलेटेड कॉलम्स, वही अगर रो लेवल कैलकुलेशन करनी है, या ये भी देखते हैं हम, अब एक बार कॉलम बन गया तो भाई आप उनको सॉर्ट भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, समझ रहे हो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे रहा है, देखो वो, ये एग्जाम्पल मेरे माइंड में नहीं आया। सपोज आपको एक फील्ड बनाना है, ठीक है। फील्ड कैसा बनाना है, जैसे हमें सेल्स पर्सन को प्रोडक्ट के साथ ज्वाइन करना है, मैं ये चाहता हूँ फॉर सम रीजन, ठीक है ना। तो ये ज्वाइन तभी होगा जब आपको न्यू कॉलम बनाना आता हो, क्योंकि मेजर नहीं कर सकता ये सब। मेजर इसमें पूरे में जाके ये चेक कर सकता है कि रोहित का काउंट क्या है, वो अभी हम देखेंगे, अमन का काउंट क्या है, राइट। बट अगर मुझे यहाँ पे चीज वो चाहिए, मुझे देखना है रोहित हाइफन मॉनिटर, रोहित हाइफन मोबाइल, इस तरह से, तो मैं कैसे करूंगा, समझ रहे हो आप? तो उसके लिए फिर हमें न्यू कॉलम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है।
फिर आप मेजर से काम नहीं ले सकते। जैसे मैंने बोला नेम एंड प्रोडक्ट, इनका कॉम्बिनेशन चाहिए। सपोज आप कोई कोड जनरेट करना चाहते हो यूनिक, ठीक है, सेल्स पर्सन, इसको ज्वाइन कीजिए, एंड एक्सेल वाला एंड एक हाइफन के साथ प्रोडक्ट, ये देखें, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब आप इसको स्लाइसर में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये फील्ड है ना। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर्स में। मेजर के स्लाइसर नहीं बन सकते, समझ गए? कहाँ गया? ये रहा, ये देखिए, ये बन गया आपका। आप मेजर्स को स्लाइसर में यूज नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, याद रखना ये बात। यानी अगर मुझे कुछ स्लाइसर में दिखाना है तो कैलकुलेटेड कॉलम ही बनाना पड़ेगा। ये जो मेजर्स हैं आपके, ये ये आपको स्लाइसर में अलाउ नहीं करेंगे कुछ भी। ये देखिए, देख रहे हो, दिस फील्ड कांट बी यूज। क्यों? क्योंकि ये सिंगल वैल्यू देते हैं हमेशा। ये तो कैलकुलेशन करके आपको वैल्यू दे रहे हैं ना, सब कुछ जो भी आपको देना है। एक मिनट, मेरा जूम का विंडो कहाँ गया? हम्म। मेजर जो होते हैं वो सिर्फ कैलकुलेशंस में यूज होते हैं, स्लाइसर में नहीं आप उनको यूज कर सकते, क्योंकि स्लाइसर में वही चीज होगी जो फील्ड होगी। जैसे प्रोडक्ट हो गया, सेल्स, मतलब जो भी प्रोडक्ट, ये अगर आप देखो जितने भी आपने डेस्क बनाए हैं, ये क्या कर रहे थे आपके? ये आपको कैलकुलेशन दे रहे थे। इसका स्लाइड में क्या रोल? हम्म, देखो, आपको एक टास्क मिला। टास्क क्या है? ये देखो, ये प्रोडक्ट आ गया आपका, ये क्वांटिटी आ गई, ठीक है ना? ये, अब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये है, अब ध्यान से आप इस चीज को समझना, मैं दोनों ही चीजें आपको बताने जा रहा हूं। डिफरेंस क्या होगा कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर में? सपोज आपको ये बोला गया कि रिपोर्ट बनाओ, और उसमें हम एक फिल्टर लगाना चाहते हैं स्लाइसर के थ्रू, ठीक है? उसमें हम तीन कैटेगरी रखना चाहते हैं, हाई, हाई सेल, मीडियम सेल, लो सेल। अब ये आपकी फील्ड में नहीं है, ये चीजें मतलब आपके पास कॉलम नहीं है इसका बना बनाया, समझ गए आप? उन्होंने ये आपको ये बोल दिया कि देखो, जो हाई सेल है वो होगी, अगर क्वांटिटी, मैं इसमें क्वांटिटी हेडर ले रहा हूँ, ठीक है, अगर क्वांटिटी ग्रेटर देन है 6,000 तो आप उसको हाई सेल मार्क करो, ठीक है, 6,000 या मे बी लेट्स से 6,500। अगर 6,000 से 6,500 के बीच में है तो वो मीडियम सेल है। अगर लेस देन 6,000 है तो क्या होगा? लो सेल है, ठीक है। सबको इफ याद आ रहा होगा एक्सेल का,
ऐसे हो सकता है ना। याद रखना है हमें एक बात, मुझे यहाँ एक स्लाइसर चाहिए, लेकिन जैसे ये मेरी रिपोर्ट्स हैं, प्रोडक्ट क्वांटिटी, उसके बाद रीजन, और लेट्स से सेल्स अमाउंट, ठीक है, रीजन, सेल्स अमाउंट, ये भी मैं देख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फनल चार्ट बना लिया। फनल चार्ट में मैं देखना चाहता हूँ मंथ, प्रॉफिट, इस तरह से, ठीक है। देखिए, या मंथ की जगह ईयर लेना चाहता हूँ मैं, ठीक है। अब आपको ये बोला गया है कि ये फनल चार्ट जो हमने बनाया है इसको सॉर्ट कर लेते हैं। सॉर्ट बाय डिसेंडिंग करूंगा मैं, सॉर्ट बाय डिसेंडिंग, लेकिन ईयर पे नहीं, प्रॉफिट पे। हाँ, तो ये आपका एक फनल चार्ट भी बन गया, ठीक है। तो दुनिया भर के ऐसे ग्राफ बन सकते हैं। अब स्लाइसर के लिए आप क्या करोगे बताओ। मुझे यहाँ स्लाइसर में क्या चाहिए, तीन ऑप्शन चाहिए। एक हाई से लो, मीडियम से लो, लो से लो, ताकि जैसे ही मैं हाई सेल्स पे क्लिक करूं, ये सारा का सारा डेटा मुझे हाई सेल पे मिल जाए। मीडियम से, मीडियम सेल पे क्लिक करूं तो मीडियम सेल हो जाए, राइट। स्लाइसर में कैसे आएगी वो फील्ड बताओ। देखो, स्लाइसर में अगर फील्ड चाहिए तो उसको यहाँ बनाना पड़ेगा, तभी तो यूज कर पाओगे ना। फिर मेजर काम नहीं आएगा, समझ रहे हो बात। क्योंकि जब तक यहाँ पे एक ऐसी फील्ड नहीं होगी जिसमें लिखा हो हाई सेल, मीडियम सेल, लो सेल, हाई सेल, हाई सेल, मीडियम सेल, तब तक वो स्लाइसर में ड्रॉप कैसे होगी। क्योंकि आप यही तो करते आ रहे हो हमेशा, यहाँ से यहाँ यही डालते हो ना। रीजन मेरे पास 1000 बार रिपीट हो रहा हो, लेकिन स्लाइसर थोड़ी रिपीट करता है, स्लाइसर पिवट की तरह जैसा होता है ना, राइट। अब जब मैं ईस्ट करता हूँ, सारी रिपोर्ट ईस्ट पे चेंज हो जाती है, यही तो फायदा है, राइट। तो इसीलिए पहले वो जब तक फील्ड बनेगी नहीं यहाँ पे, तब तक यहाँ ड्रॉप नहीं हो सकती। इसीलिए इसमें मेजर काम नहीं आएगा, मेजर नहीं कर सकता ये काम। इसके लिए हमें कैलकुलेटेड कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब कैलकुलेटेड कॉलम भी हम बना लेंगे, ठीक है, हमें समझ आ गया, डिसाइड कर लिया हमने कि मेजर क्यों नहीं यूज कर सकते, कैलकुलेटेड कॉलम बनाना पड़ेगा। अब उसके लिए लेकिन हमें फिर इफ आना चाहिए। अब इफ आप सबको आता है, ये इसमें सेम वही इफ लगेगा। आइए देखिए जरा, कॉलम बना लीजिए, न्यू कॉलम। यहाँ पे चलते हैं, इफ लिखते हैं। ये देखिए, आपने क्या बोला, क्वांटिटी, क्वांटिटी ग्रेटर देन, क्या नंबर था, 5000। तो क्या होना चाहिए, हाई से। मैं सिर्फ हाई लिख रहा हूँ, ठीक है। फॉल्स में वही नेस्टेड इफ, अगर वो इफ एंड लगाएंगे अब, या इफ एंड की भी क्या जरूरत है, स्मार्ट वर्क करते हैं। अगर 5000 से बड़ा है नंबर, तो आपको पता हाई पे जाके फॉर्मूला स्टॉप हो जाएगा, मैंने बताया था आपको, राइट, आगे जाएगा ही नहीं। अगर नंबर 500 से बड़ा नहीं है, तभी वो फॉल्स में जाता है। इफ का यही काम होता है। तो इसका मतलब अगर वो यहाँ आएगा तो ऑब्वियसली नेक्स्ट मेरा टारगेट होगा कि भाई आर यू ग्रेटर देन 4000। अभी नंबर देख लेता हूँ, मैं भूल गया क्या लिखा था। तो सिंपल सी बात है, अगर वो 4000 से बड़ा हुआ तो मैं उसको बोलूंगा मीडियम। अगर वो ये भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो नंबर 4 से भी छोटा होगा, लो। तो अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला बना रहा हूँ, ब्रैकेट पूरे क्लोज कीजिएगा। ये आपको बता देता है ये क्लोज हो गया, देखिए। नाम क्या देंगे, सेल्स स्टेटस, ठीक है। तो आपका कॉलम बन जाएगा, ये देखिए, कॉलम बन गया। इससे पहले पहले मैं नंबर चेंज करता हूँ अपने, 6500, ओके, फॉर्मूला ठीक कर लेते हैं, 6500,
ये हो गया। और दूसरा था 5,000। यस। आप देखिए जरा, सारा लो क्यों आ रहा है भाई? सारा लो आ रहा है, फॉर्मूले में गड़बड़ हुई है कुछ। एक बार आ, अच्छा मैंने, सॉरी, क्वांटिटीज तो हमारे पास बहुत छोटी हैं। क्वांटिटी, ओके, एक्चुअल में यहाँ पे सम हो रही है ना टोटल, मतलब अब मैं इसको देख के एक्चुअली फॉर्मूला बना रहा था, इसको देख के। अब देखो चेयर का टोटल क्वांटिटी 6,237 है, तो मुझे लगा मुझे यहाँ पे ये लिख देना चाहिए, मतलब मैंने एक हाइपोथेटिकल नंबर ले लिया, लेकिन ये चेयर 6,237 तो 5 साल का है ना, तो डे ऑन डे सेल इस तरह से हुई है, ये सेल हुई है, समझ रहे हो आप? तो मैं नंबर चेंज कर देता हूँ बस, कि वो ओवरऑल नंबर था ना। जैसे मैंने बोल दिया 20, 20 से बड़ा सेल जब भी होगा आप उसको हाई सेल बोल दो। और 15, 20 के बीच में ये बोल दो, ठीक है? इक्वल टू ले लेता हूँ। अब ठीक है, ये देखो, ठीक है ना? तो क्वांटिटी के हिसाब से आपको स्टेटस मिल जाएगा, करेक्ट? अब आपने फॉर्मूला लगा के पूरी फील्ड रो बाय रो ये चेक कर लिया, समझ रहे हो? अब स्लाइसर में अगर मैं ये चीज यूज करूं, तो मुझे पता लग जाएगा कि लो पे क्या चल रहा है और हाई पे क्या चल रहा है, ठीक है? सो सेल्स स्टेटस, ये देखिए, समझ रहे हो आप? कैलकुलेटेड कॉलम की वजह से, अब जैसे हाई, अगर मुझे देखना हाई सेल का क्या हिसाब किताब है, ये हाई सेल के अनुसार है, ये हाई सेल में आ रहे हैं, राइट? मतलब हाई सेल में मैं देख सकता हूँ रेवेन्यू कितना हो रहा है, लो सेल में कितना रेवेन्यू हो रहा है, मतलब लो कैटेगरी में बेस, मीडियम कैटेगरी, तो मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया, समझे आप? तो कैलकुलेटेड कॉलम्स एक तरह के नॉर्मल फील्ड्स होते हैं, जैसे नॉर्मल फील्ड्स आपको जो बने बनाए मिलते हैं, उन्हीं की तरह ये होते हैं, और ये आप खुद क्रिएट कर सकते हो अगर आपको करना है। अभी किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? क्लियर हो गया सबको? अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से अब एक चीज नोट करो, ये इफ लगाया था ना हमने, देखो अब आप फंसने वाले हो। मैं उसी क्वेश्चन को दोबारा आपके सामने लेके आ रहा हूँ। लेट मी चेंज द स्टाइल। देखो ध्यान से, आपको क्वेश्चन अब क्या दिया जा रहा है? पहले क्वेश्चन क्या दिया गया था? एक स्लाइसर बनाओ जिससे कंट्रोल किया जा सके, मतलब डेटा देखा जा सके, जो हाई का हाई में हाई डेटा है, लो में डेटा है, मीडियम, मतलब कुछ भी, मुझे इससे मतलब नहीं, ये तो मैंने वैसे ही बना दिए हैं। मुझे इससे मतलब था आपको ये दिखाना था, समझे? तो ये जो क्वेश्चन था मेरा, ये वाला एक्चुअल में, ये अब मैं फिर से आपके सामने रख रहा हूं अब, और मैं इसको ठीक कर देता हूं, इस वाले को, कहीं आप फिर कंफ्यूज हो जाओ। क्वेश्चन क्या था यहाँ पे? क्रिएट अ स्लाइसर विच shows these थ्री fields, तो आपको बनानी थी और आपने बना दी, ये, ठीक है ना? ये आपने बना दी। अब क्वेश्चन कुछ और है, क्रिएट
अ कॉलम। अब आप बताओ कैसे करोगे, क्रिएट अ कॉलम इन द बिलो विजुअल which shows high, medium and low से। ध्यान से समझो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पे अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आपको ये कंसेप्ट क्लियर होंगे। कैलकुलेटेड कॉलम किस तरह से लगाना है या नहीं लगाना है, तो मेजर लगाना है। देखो मैं आपको ये कह रहा हूँ, मुझे एक फील्ड यहाँ बना के दो, ठीक है जी। वो फील्ड क्या करे, वो फील्ड मुझे यहाँ स्टेटस दे दे। स्टेटस क्या देगी वो, यही जो आप ऊपर देख रहे हो, आर यू ग्रेटर देन 6500, वो कह रहा है यस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाई। यहाँ पे चाहिए स्लाइसर नहीं मैं बना रहा हूँ, फील्ड चाहिए, समझ रहे हो। आर यू ग्रेटर देन 6500, नो। आर यू बिटवीन 6000 6500, नो। आर यू लेस देन 6000, यस। तो क्या आ जाएगा, लो। ये कैसे आप बनाओगे बताओ, सोचो, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ खूब सारा, 5 मिनट 10 मिनट, अपने जो भी आपको थॉट प्रोसेस है माइंड में, आपको एक यहाँ पे कॉलम बनाना है, करेक्ट। इसका मतलब सिंपल से यही है कि भाई कॉलम अगर लेके आना है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं, यहाँ पे कहीं ना कहीं वो फील्ड होनी चाहिए। उस फील्ड का मैंने नाम भी दे दिया, नाम क्या है, स्टेटस। अब वो स्टेटस में आप क्या करने वाले हो, उसके अंदर आप क्या करोगे, कैसे करोगे, ये आपको देखना है। यहाँ पे चाहिए मुझे, क्या करोगे आप। इसको हाई की जगह इस बार थोड़ा नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं एक्सीलेंट जी, एवरेज, बैड, ये है। और ये किस पे है, टोटल पे, टोटल सेल क्वांटिटी, जो नीचे प्रोडक्ट्स है। आपको ये रिपोर्ट में बनाना है, आपको दिखाना है अपने डैशबोर्ड में, ठीक है ना। कैसे करोगे, नो आइडिया। ओके, अब आप सबको इफ क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो, या तो आप इफ यहां लगाओगे, कैलकुलेटेड कॉलम बनाओगे, या फिर आप इफ लगाओगे मैचेस में। आपको देखना ये होगा कि मुझे कैलकुलेटेड कॉलम से वो आंसर चाहिए या मेजर से चाहिए। अगर मैं ये क्वेश्चन लेके कैलकुलेटेड कॉलम के पास चला गया कि भाई मुझे ये करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे इफ लगाना शुरू कर दोगे, यही वाला इफ, राइट। अब यहाँ पे आप नंबर क्या लिख दोगे, 6000, करेक्ट, राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि 6000 जो है
वो पूरे के पूरे प्रोडक्ट का 6,000 था आज तक जो सेल हुआ है। यहाँ पे रो बाय रो डेटा पड़ा हुआ है। तो अगर आपने ये फंक्शन यहाँ लगा दिया तो हर जगह एक ही वैल्यू आएगी। कोई भी क्वांटिटी 6,000 से ज्यादा होगी नहीं, नाइफ 5,000 से ज्यादा होगी, सारी की सारी लो हो जाएंगी या एवरेज हो जाएंगी या वो हो जाएंगी, बैड हो जाएंगी। समझ रहे हो आप? क्योंकि ये डेली का सेल है। डेली का सेल और ओवरऑल सेल में जमीन आसमान का फर्क है। ये कौन सा सेल? ये पिछले 5 साल का सेल है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे कैलकुलेटेड कॉलम कैसे लगेगा, आप सोचो खुद। नहीं लग सकता ना, क्योंकि यहाँ पे तो दिन की 15, 20, 10, 5 सेल्स हो रही हैं। वो चलते चलते फिर किसी प्रोडक्ट के लिए 6,000 हो जाती हैं। बट अगर मैंने इफ सीधा वहां लगा दिया तो मेरा सारा डेटा तो बैड में चला जाएगा, बिकॉज सारी की सारी 6,000 से कम होंगी। तो आपको यहाँ पे कॉलम में बैड 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 दिख जाएगा। दूसरी बात, वो बैड बैड का मैं यहाँ पे क्या करूंगा? उसको मैं यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, वो तो बैड ही दिखाएगा ना हर जगह फिर। समझ रहे हो? आपको कुछ ऐसा करना है कि वो पूरी की पूरी क्वांटिटी पे काम करे। मुझे रो बाय रो चाहिए ही नहीं। मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि वो कोई भी प्रोडक्ट पकड़े, जैसे चेयर पकड़ा उसने, और वो ये कहे कि भाई इसका पूरा क्वांटिटी बताओ कितना है अब तक का, क्या वो 6,000 से ज्यादा है? अगर है तो सिंपल एक्सीलेंट आ जाए। अब इसके लिए आपको मेजर लगाना पड़ेगा, बिकॉज मेजर क्या होते हैं? वो पूरे कॉलम पे एक बारी में कैलकुलेशन कर देते हैं। समझ रहे हो? राइट? तो अब उसको लिखेंगे कैसे? इफ फंक्शन को मैं अब मेजर में लिखने जा रहा हूँ। कैलकुलेटेड कॉलम में मैंने आपको पिछली शीट में दिखा दिया। मेजर में चलो। अब यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान रखनी है। इफ आप सीधा यहाँ क्वांटिटी नहीं लिख पाओगे, देखो क्वांटिटी नहीं दिख रहा आपको, ये फील्ड, ये करना था ना आपको। ये क्यों नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे? नहीं दिख रहा, देखो। क्योंकि मेजर्स जो होते हैं वो जब आपको चलाने होते हैं तो वो पूरे कॉलम पे चलते हैं। मतलब अब मुझे, आप उसको जब ये बोल रहे हो कि मुझे क्वांटिटी चाहिए, मतलब मुझे क्वांटिटी ग्रेटर देन समथिंग चाहिए, वो आपको ये कहेगा कि क्वांटिटी मेरे पास 6,000 रो हैं, 6,000 की 6,000 रो में 6,000 बार क्वांटिटी अलग अलग है। तो आपको तो एक ही क्वांटिटी नंबर चाहिए होगा ना उस प्रोडक्ट का। नहीं तो आप कैलकुलेटेड कॉलम में चले जाते, रो बाय रो ही करना था। तो आपको पहले इसको एग्रीगेट करना पड़ेगा। एग्रीगेशन, डैक्स मेजर्स एग्रीगेशन में चलते हैं। मतलब आप ये कहोगे कि सम ऑफ क्वांटिटी, देखो अब दिख गया, सम ऑफ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 6,000, तो यू से एक्सीलेंट। समझ रहे हो? अगर सम ऑफ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 5,000, मतलब 6,000 से लेस हो गया, तो एवरेज। कुछ भी नहीं तो बैड। मतलब यही प्लान था हमारा ये। ओके। अब इसमें कुछ वो एरर दे रहा है, टू फ्यू। पहले मैं एक बार क्लिक करता हूँ, ठीक है? अब इस फंक्शन में कुछ गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हुई है एक बार देखें जरा। Too many arguments were passed to the function. The maximum argument count for the function is 3। वो कह रहा है कि इसमें 3 ही पैरामीटर्स हैं, आपने ज्यादा डाल दिए हैं। अब भाई कोई कॉमा का इशू है तो एक बार मैं फिर से देखता हूँ।
अब मैं रिजल्ट इफ ट्रू में हूं, तो मैं कहता हूं कि अगर क्वांटिटी टोटल सम ऑफ क्वांटिटी 6000 है, तो वी नीड एक्सीलेंट। ठीक है। अच्छा सॉरी, मैंने इफ तो लगाया नहीं था ना दोबारा। इफ सम ऑफ क्वांटिटी, अगर वो 5000 से बड़ा नंबर है, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा? एवरेज। फाइनली फॉल्स में जाएंगे और बोलेंगे बैड। ऐसे लगता है करेक्ट? इसका नाम दे देता हूं मैं स्टेटस। कोई फील्ड है तो नहीं ऐसी स्टेटस के नाम से? नहीं है। ठीक है, देखो उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब देखते हैं कौन जवाब देता है। सपोज ये कार्ड है, ठीक है। ये सिर्फ आपको मैं वैसे पूछ रहा हूँ, एक्चुअल में हमारा डेस्क तो यहाँ जाने वाला है। बट आप मुझे बताओ, ये जो स्टेटस डेस्क आपने बनाया है, अगर ये कार्ड में मैं इस टाइम यहाँ डाल दूं, क्या होगा? बताओ। हम्म। क्वांटिटी का, और वो क्या है? आपको ऐसा क्यों लगता है? देखो, आपका फंक्शन जो अभी आपने बनाया है, जैसे ये कह रहे हैं कि ये नंबर आ जाएगा 97323। ये नंबर तभी आएगा ना जब वो नंबर आपका फंक्शन रिटर्न कर रहा है। आपने जो फंक्शन लिखा है उसमें सिर्फ तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं। या तो वो देगा ये, या तो वो देगा ये, या फिर ये। और तो कुछ नहीं है ना। तो अगर या तो वो ये देगा, या ये देगा, या ये देगा, या तो आपको इनमें से कोई एक आएगा, या तो आपको सर एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि सर कार्ड में तो हम नंबर ही यूज करते हैं हमेशा। ये तो टेक्स्ट है। अब मैं बता दूं, कार्ड में आप टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आएगा? बताओ सोच के, क्योंकि ये चीज समझना बड़ी जरूरी है आपको। चलो मैं दिखाता हूँ। ये लो, अब बताओ। देखो कार्ड में एक ही चीज आ सकती है, ये तो सबको पता है। तो पहली बात तो, कार्ड में कभी यूज ही नहीं करूंगा इसके लिए, या कर भी सकता हूँ, हु नोस। मुद्दा ये है कि एक्सीलेंट क्यों आया, ये बताओ आप। एवरेज बैड क्यों नहीं आया? कौन बताएगा? बताओ क्यों आएगा? एक्सीलेंट क्यों आ रहा है भाई? कैलकुलेशन नहीं देख रहे आप लोग? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या कैलकुलेशन है। बताओ, क्या कंसेप्ट होता है? इसमें कोई फिल्टर कंटेस्ट है? पहले बताओ। कार्ड में कोई फिल्टर कंटेस्ट है? नहीं होता, वेरी गुड। कार्ड में फिल्टर कंटेस्ट नहीं लगते, तो क्या कर रहा होगा वो? कौन सी क्वांटिटी ले रहा होगा? हम्म। कौन सी? फर्स्ट वाली कौन सी है? कौन सी फर्स्ट वाली कह रहे हो आप? ये स्टार्टिंग में आपने एक्सीलेंट लिखा है ना, इसको स्टार्टिंग में क्या? एक्सीलेंट लिखा है ना स्टार्टिंग में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग में एक्सीलेंट से लिखने का तो वो एक्सीलेंट थोड़ी दे देगा। इफ है भाई मेरे ये। इफ कैसे चलता है? जहां उसको कंडीशन मिलेगी ट्रू, वो वहीं रुकेगा। ऐसे थोड़ी कि जो पहले लिख दिया वो रुक जाएगा। मैं इसको भी चेंज कर दूंगा, मतलब मैं आगे पीछे कर दूं इसको। ये- अब जैसे सपोज, चलो आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं एक काम करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई, तुम अगर ग्रेटर देन हो 10,000, ठीक है, तुम हो एक्सीलेंट।
अगर हो तुम ग्रेटर देन 10,000 में नहीं, अ, मैं कुछ कर रहा हूं यहाँ, ध्यान से नोट करो। इसको मैं कर देता हूँ। ये देख रहे हो आप सब, मैंने कुछ किया यहाँ। ये कितना क्या नंबर है ये नंबर क्या है? 10,000 है। 1 लाख ये क्या है? 95,000। ओके, अब मैं कमिट करता हूं। अब अगर आप कह रहे थे कि सर वो पहले वाला ले रहा होगा, तो अब क्यों नहीं ले रहा? क्या हो रहा है बताओ, समझो इस बात को भाई। आपने जवाब तो दे दिया कि सर इस कार्ड्स में फिल्टर कंटेक्स्ट नहीं लगते। तो अगर फिल्टर कंटेक्स्ट नहीं लग रहे हैं तो कैलकुलेशन कैसे ले रहा है वो? फॉर्मूला रीड करो ना, समझते क्यों नहीं? मेजर है ये, मेजर मेजर कैसे चलते हैं? विदाउट फिल्टर कंटेक्स्ट कैसे चलेगा? अच्छा चलो रुक जाओ, अभी एक काम और करता हूं आपके लिए। अब यहां भी इसको डालता हूं, ठीक है? कहाँ गया? चलो जी, ये फॉर्मूला तो एक ही था। यहां डाला बैड हो गया, यहां डाला एवरेज हो गया। अब आप सोच समझ के 5 मिनट 10 मिनट बताओ मेरे को कि आंसर ऐसे ऐसे क्यों आ रहे हैं। बिकॉज अगर आपने ये आंसर कर दिया तो आपको मेजर्स में दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो मेजर आप लाइफ में बीआई पे काम नहीं कर पाओगे। बिकॉज वो डैशबोर्ड डूशबोर्ड्स में वो ड्रॉप एंड ड्रैग वो सब कोई भी कर लेगा, कॉलेज का बच्चा भी कर लेगा। समझ गए? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बताओ क्या हो रहा है भाई, क्या साइंस है? मैंने आपको कल इतना समझाया था, मेजर कैसे कैलकुलेट होते हैं। टोटल देना है। किसका टोटल? आप किसकी बात कर रहे हो, इसकी? बताओ टोटल कौन सा? जैसे एक चार्ट जो आपने यहाँ पे टोटल है, तो पहले आया था वहाँ पे एक्सीडेंट आया था, क्योंकि ये चलो मैं दोबारा कर रहा हूँ, रुको। हमने क्या लिखा था नंबर, याद है किसी को? 5 ना? 6 था, 6 था, 6 था, और यहाँ पे था 5। ठीक है ना? ये चलो जी, लो ये तो आप समझो ही समझो, पर एक और बड़ी अच्छी चीज समझ रहे हो? जैसे ही फॉर्मूला चेंज हुआ वो जहां जहां होगा वो अपने आप रिकैलकुलेट हो जाता है। ये नहीं कि हर जगह जाके उसको, क्योंकि आपने भाई फॉर्मूले अलग अलग तो बनाए ही नहीं है। एक ही फॉर्मूला है, वो चाहे 4 विजुअल में यूज हो रहा होगा। अगर एक जगह उसने आपको वहां पे आपने उसको एडिट कर दिया, बाकी जगह अपने आप हो जाएगा। अब बताओ, लो अब तो देखो एक्सीलेंट भी आ गया, एवरेज भी आ गया, अब कुछ और ही हो रहा है। बताओ क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा क्या होता है? आप इस टाइम ऐसे जवाब दे रहे हो जैसे आपको इफ का पता ही नहीं कि इफ क्या होता है। आप एनालिटिकल बंदे हो। सबसे ज्यादा हो रहा हो नहीं होता, आप बताओ सीधा कि ये हो रहा है इसलिए ये आ रहा है। आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, दुनिया का सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है इफ, जो बच्चे बच्चे को आता है। टेबल में कुछ ग्रेड हम्म ग्रेड टेबल में तो 6,000 से ऊपर है उसमें एक्सीलेंट आ रहा है, और जो 6,000 से नीचे है उसमें एवरेज आ रहा है 5। इसकी बात कर रहे हो आप? टेबल टेबल वो ठीक है, टेबल वाला तो सबको मेरे ख्याल से, देखो गाइस टेबल तो सभी को समझ आ रहा होगा ना। जैसे फॉर्मूला यहाँ डाला उसने क्या किया, उसने ये फॉर्मूला कैलकुलेट किया, ये वाला सम ऑफ सेल्स क्वांटिटी। आप सब जानते हो कि सम ऑफ सेल्स क्वांटिटी एक्चुअल में क्या होगा? सम ऑफ सेल्स क्वांटिटी क्या है? आपने यहाँ निकाला था ना अभी, ये था ना, ये देखो। हाँ टोटल, अब समझ आएगा नहीं? ये है देखो, एक्चुअल में ये है टोटल, ये समझे? अब जब आपने डैक्स बनाया ये वाला, उसने क्वांटिटी चेक की होगी बैकग्राउंड में,
करेक्ट। उसने देखा होगा भैया क्वांटिटी उठाओ और टोटल देखो कितना है, उसने बैकग्राउंड में इसको निकाला होगा 97, निकाल लिया होगा। अब वो ये फॉर्मूला लेके, मतलब यहाँ 97 होगा, ये फॉर्मूला लेके वो यहाँ चला गया होगा, करेक्ट। अब जैसे वो यहाँ गया होगा उसने कहा होगा अरे 97 तो ठीक है, बट 97 के साथ एक चीज और मिस कर गया मैं, क्या? वेयर प्रोडक्ट इज चेयर। तो ऑटोमेटिकली 97 नंबर जो है वो तो पूरे प्रोसेस का है, वेयर लगते ही वो नंबर हो गया होगा 6237। अब वो 6237 फिल्टर कंटेस्ट लगेगा ना, वो 6237 6000 से कंपेयर हो रहा है इसका, और एक्सीलेंट आ रहा है। फिर वो यहां गया, यही फॉर्मूला, वो गया टोटल क्वांटिटी लेके, लेकिन उसने कहा भाई यहाँ तो डेस्क है, तो उसने वेयर प्रोडक्ट डेस्क लगा दिया होगा, बाकी सब डेटा उसने डिलीट कर दिया होगा, सिर्फ डेस्क का डेटा होगा उसके पास। और वही फॉर्मूला उसने क्वांटिटी वाला देखा होगा। अब क्या आ रहा है? अब आ रहा होगा 5294। फिर उसने देखा होगा भाई 5294 कहाँ है, 5294 तो एक्सीलेंट में नहीं आता, तो क्या वो 5000 में आता है? यस। तो उसने यहाँ पे लाके स्टॉप कर दिया फंक्शन, फिल्टर कंटेस्ट लग गया। ये तो ठीक है, क्वेश्चन मेरा ये है कि एक्सीलेंट क्यों आ रहा है फिर, अगर कार्ड में डाल रहा हूं एक्सीलेंट क्यों आ रहा है? ये तो नहीं कह सकते ना क्योंकि कार्ड में एक ही वैल्यू आती है सर तो वो किसी को भी उठा के डाल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। बहुत सिंपल सी बात है भाई। क्वांटिटी का टोटल ले। हाँ यस, इस कार्ड में कोई फिल्टर कंटेक्स्ट है ही नहीं, वो सीधा जा रहा है, टोटल क्वांटिटी देख रहा है। टोटल क्वांटिटी आपकी है 97,000, 97,000 और 6,000 का कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, सीधा नंबर मिल रहा है एक्सीलेंट। समझे आप, ये चीज है। तो एक मैंने कल भी बताया था, मेजर जहां जाके गिरेगा कैलकुलेशन उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो ये एक्सीलेंट हमारे लिए कोई सेंस बना ही नहीं रहा है, क्योंकि मैं 6,000 कंपेयर कर रहा हूँ। ये तो मैंने आपको वैसे ही आपकी नॉलेज चेक करने के लिए आपसे पूछा था। आपको फॉर्मूला पता लगना चाहिए ना कि जब आप फॉर्मूले बना रहे हो, क्योंकि ये एक्सेल की तरह नहीं चलते हैं। फिल्टर कंटेक्स्ट मैंने कल भी बोला था, जब भी आप मेजर बनाओगे फिल्टर कंटेक्स्ट ध्यान में रखिएगा, पूरी की पूरी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे जब कार्ड में वो जाएगा, किसके अगेंस्ट चेक करेगा? आप खुद सोचो ना, सेल्स क्वांटिटी है किसकी? कोई प्रोडक्ट है क्या? कोई ईयर है क्या? कोई सेल्स पर्सन है क्या? कुछ भी नहीं है भाई, कार्ड में ये सब नहीं होता, ओवरऑल नंबर पे जाएगा फिर। ठीक है, तो पहली बात तो हम इसको यहाँ पे ऐसे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हम नहीं कर सकते, कर सकते हो आप, अगर आपको दिखाना हो कि आपकी सेल्स एक्सीलेंट है, ठीक है, तो आप अलग से एक डेक्स बना लो, उसका 5,000 से कंपेरिजन ही होगा ना, मेरा कहने का मतलब ये है। उसका नंबर तो फिर वही होगा ना कि 1 लाख से ज्यादा है तो ये होना चाहिए, 50,000 1 लाख के बीच में है तो ये होना चाहिए, समझ रहे हो? वो उस हिसाब से बनेगा। ये हमने बनाया था यहाँ के लिए, तो जो यहाँ के लिए बना है वो यहाँ नहीं जा सकता, और अगर गया तो वो कैलकुलेशन तो कर देगा, बट वो आपके मतलब की नहीं होगी। तो अब आप यहाँ पे आपको समझ आया कि ये चीज आप मेजर से ही कर सकते हो, ये ऑन द फ्लाई बन रहा है, ये आपकी फील्ड में नहीं है। ऑन द फ्लाई वो टोटल उठा रहा है और उसको कंपेयर कर रहा है। कहाँ गया ये? ऑन द फ्लाई, क्योंकि रो बाय रो तो सेंस ही नहीं बनेगा ना। रो बाय रो आप खुद बताओ, मैं कैसे बोल दूं आर यू ग्रेटर देन 6,000? भाई वो डे ऑन डे का सेल है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें देखनी है। अब एक और चीज फिर बता देता हूँ, स्लाइसर बनाओ। स्लाइसर बनाया, आपको पता है हमारे इस मेजर में 3 चीजें हैं, या तो एक्सीलेंट है, या एवरेज है, या बैड है। बैड कोई भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैं आया और मैंने कहा भाई इसको यहाँ डाल दो, देखो क्या कह रहे हैं वो, मेजर स्लाइसर्स में नहीं यूज होते हैं, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। मैं डिसएडवांटेज वर्ड भी यूज नहीं करूंगा, पर क्योंकि जो चीज जहां के लिए बनी है उसी के लिए बनी है, बट आपको मैं सिर्फ ये बता रहा हूं
कि अगर आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आपको कैलकुलेशन करना है और फिर उस फील्ड को स्लाइसर में यूज करना है, क्योंकि हर चीज आपको रॉ डेटा में नहीं मिलेगी ना भाई, तो फिर आप मेजर का सोचना भी मत। ठीक है, बिकॉज मेजर्स डेटा रियल डेटा में इन्वॉल्व नहीं होते। ये जो आपने अभी स्टेटस बनाया है ये आपको यहाँ नहीं दिखेगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? तो आपने देखा इफ कैलकुलेटेड में भी यूज किया और मेजर में भी यूज किया, ये सिर्फ डिपेंड करता था यूज पे कि मुझे करना क्या था। ठीक है, तो दोनों अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो चीज मेजर से हो सकती है उस वो फिर कभी भी आप कैलकुलेटेड कॉलम नहीं बनाओगे, क्योंकि आपकी रिपोर्ट रिफ्रेश टाइम सब बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपका डेटा इंक्रीज नहीं हो रहा है, डेटा साइज नहीं बढ़ रहा है ना, तो उसके बड़े फायदे होते हैं। Measure. Now comes the real power of DAX. Measures are dynamic calculation. They calculate only when needed. समझ गए? मतलब जब रिफ्रेश करोगे आप पावर बीआई को, तभी कैलकुलेट होंगे वो, या बना के फ्रेश उसको जब आप विजुअल में ड्रॉप कर रहे हो उस टाइम ही कैलकुलेट होंगे। फिजिकली दे आर नो वेयर। मैंने आपको सब बता दिया ये, तो अब पढ़ने में आपको अच्छा भी लगेगा, और जितना आप इसको बार बार पढ़ोगे, दिमाग में डालते रहोगे उतना एक्सपर्ट आप बन जाए। ठीक है, अब देखो उसने बोला ये डैक्स बनाए, ये डैक्स बनाया आपने, ये कहीं स्टोर नहीं हो रहा टोटल, ऑब्वियसली टोटल कहीं आपको दिखता है डैक्स का टोटल? कहीं नहीं दिखता ना। इंस्टेड यूजर सिलेक्ट फिल्टर डैक्स कैलकुलेट इंस्टेड ओनली व्हेन, जैसे आपने यहाँ पे बना के रख लिया और आपने यहाँ फील्ड में रख लिया, जब तक कोई बंदा इसको आके यहाँ स्लाइस एंड डाइस नहीं करता, मतलब स्लाइसर से क्लिक नहीं करता या रिफ्रेश नहीं करता, ये कैलकुलेट, ये आपके उसी टाइम कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, और उसी टाइम रैम वगैरह आपका रिसोर्सेज यूज होते हैं, और वो कैलकुलेट करके आपको ये नंबर पेस्ट करके आपके सिस्टम में डाल देता है। ये लो, ये नंबर है। ठीक है, मतलब आपका स्पेस नहीं यूज हो रहा हार्ड डिस्क में कैलकुलेट होने के बाद। ये देखो, कैलकुलेटेड कॉलम मेमोरी में स्टोर हो जाएगा ऑब्वियसली, जब तक वो, अब जब तक आपने बीआई खोला हुआ है वो रिसोर्स यूज करेगा आपके, जितना बड़ा डेटा है वो रैम उतना इन्वॉल्व रहेगा। ये सिर्फ डिमांड पे चलेगा, मतलब मेमोरी डिमांड पे कैलकुलेट होगी, उसी टाइम हुई और बाद में खत्म था। ठीक है ना, ये देखो यूज इन स्लाइसेस, ये स्लाइसेस में नहीं चलते, ये आप वैल्यूज या कार्ड्स में चला सकते हो। वही वैल्यू मतलब जो हमने ग्राफ वगैरह आपने उसमें इसमें डालना है डाल सकते हो। ये फिल्टर कंटेक्स्ट यूज करते हैं, ये क्या करते हैं, रो कंटेक्स्ट। रो क्या होता है, वही जैसे एक्सेल में होता है भाई, आपने जो भी यहाँ फॉर्मूला भी बनाया था उसने क्या किया, उसने एक एक करके सबको देखा ना नीचे, रो बाय रो, इस तरह से चलता है वो, राइट, कैलकुलेटेड कॉलम। सो इस तरह से देखो, अब यही मैंने आपको अभी बताया, वो भी बोल रहा है देखो, वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग। वो कह रहा है अगर आपको विजुअली थोड़ा सा हेल्प करना है अपने आप को, तो आप ऐसा समझो कि ये एक्सेल का हेल्पर कॉलम है, एक्सेल का एक्स्ट्रा कॉलम है, ये कैलकुलेटेड कॉलम, ये बिल्कुल वैसे ही चलेगा। और मेजर आपका हो गया पिवट टेबल जैसा। ठीक है ना, क्योंकि पिवट टेबल में जब आप कोई चीज डालते हो, वो सम दे देता है, एवरेज दे देता है, वो उसी टाइम कैलकुलेट हो रहा होता है ना। रियल डेटा तो वैसे ही पड़ा रहता है। ठीक है ना, तो वो आपको सिर्फ तरीके बता रहा है कि इस तरह से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओगे तो। और बताओ, और कोई डाउट? अब हम लोग एक काम करेंगे, आप सबके पास ये डेटा है ना, ये जो हम ये डेटा यूज कर रहे हैं, राइट? सो देखो, अब ध्यान से क्या करना है आपको, आपके पास जो डेटा होगा उसमें
ये सब नहीं होगा, न्यू सेल्स ही हमने आज बनाया है, ठीक है। मैं आपको ये कह रहा हूं क्या करना है, आप ध्यान से समझो। आपको ये डेटा आपका, ठीक है। सो आपको डेक्स बनाना है, ठीक है। मैं अब ये नहीं बताऊंगा कि वो मेजर बनाना है या कैलकुलेटेड, वो कुछ भी हो सकता है, वो आप देखना। मैं सिर्फ क्वेश्चन दूंगा। शो दी नेट अमाउंट, उसका फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल प्रॉफिट कौन सा है आपका? कहां गया टोटल प्रॉफिट? ये टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल सेल्स अमाउंट, ये करना है आप। समझ गए? ये फॉर्मूला है। ये कहां बनाना है आपको? क्रिएट अ कार्ड विच शोज दी नेट अमाउंट, और वो क्या होगा? मतलब नेट अमाउंट कार्ड में लिखा हुआ आ जाए उसके हेडर में, और नंबर क्या आएगा? टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल सेल, ठीक है। इसका टोटल माइनस इसका टोटल, जो भी हो। उसके बाद क्रिएट अ कार्ड अगेन शोइंग टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी, ये टोटल क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी भेजी है, सेल की हमने। क्रिएट अ कार्ड शोइंग एवरेज क्वांटिटी, एवरेज भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मुझे आपसे एक और फॉर्मूला चाहिए। क्रिएट अ कार्ड create a table visual like this: product, count। आपके पास क्या प्रोडक्ट्स हैं? चेयर, जितने भी हैं, चेयर, डेस्क, जैकेट, कुछ लिख देता हूं मैं आपको। चेयर, डेस्क, और जो भी है, ठीक है, सब आ जाएंगे। मुझे क्या चाहिए, अब ध्यान से समझ लो। मुझे यहाँ पे टेबल विजुअल की बात हो रही है, टेबल विजुअल, ठीक है। मुझे यहाँ पे आपको ऑब्वियसली एक डेस्क क्रिएट करना है। उस उसका नाम आप दे दो अ, एक मिनट, समथिंग डिफरेंट। हाँ, यस, देखो ध्यान से, ये होगा आपका न्यू स्टेटस, ये है डेक्स का नाम होगा, ठीक है। न्यू स्टेटस क्या करेगा? क्या चाहिए? इफ टोटल प्रॉफिट ऑफ दैट प्रोडक्ट इज मोर देन सेल्स अमाउंट ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है। डिस्प्ले न्यू स्टेटस, न्यू स्टेटस में क्या आ जाएगा? डिस्प्ले देयर ग्रीन एल्स रेड। समझ आ गया?
तो यहाँ पे क्या आएगा, चेयर के आगे लेट्स से ग्रीन आ गया, वो तो डिपेंड करेगा, वो आप देखो। यहाँ पे क्या आ गया, रेड, ऐसे समझ आ गया। सारे क्वेश्चंस में डैक्स ही बनाना है। डैक्स में अब आप देख लो भाई, कैलकुलेटेड कॉलम चाहिए या फिर मुझे मेजर चाहिए। ठीक है, तो ये 5 डैक्स हैं, इनको बना के खत्म कर दो। डेटा आप सबके पास है, उसी पे काम करना है। और जहां नहीं समझ आ रहा फटाफट से पूछ लेना, टाइम वेस्ट मत करना। चलिए, मैं यहीं बैठा हूं, कुछ पूछना हो। अच्छा, मैं फाइल भी भेज देता हूँ ना आपको, आपको देखना होगा तो। आप इफ कैसे लगाओगे या कुछ भी। 1 मिनट। फाइल भेज दी मैंने आपको, इसी फाइल में काम कर लो बेशक आप।